हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 होगा ये और इस वीडियो में 150 प्रश्न होंगे। केवल एंशिएंट इंडिया के ही ये प्रश्न होंगे। पीसीएस एग्जाम में आपके 4 से 5 प्रश्न आपके एंशिएंट इंडिया से पूछे जाएंगे, तो वो चारों पांचों प्रश्न आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। विद डिटेल के माध्यम से व्याख्या दी जाएगी और संपूर्ण व्याख्या भी आपको यहाँ पर कवर करनी होगी। आप सभी मित्र कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी न्यू प्रश्न मिले आप उसे नोट करते चलें, जिससे कि आगामी एग्जाम में जब भी आपका प्रश्न एंशिएंट इंडिया से पूछा जाए तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। तो आइए मित्र, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। तो आप सभी मित्र टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर आपको निःशुल्क फ्री क्विज कराई जाती है। जैसा कि आयोग अपने एग्जाम में प्रश्न पूछता है, वैसे ही प्रश्नों को टेलीग्राम पर भी कराया जाता है। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। टेस्ट दोनों ही भाषाओं में होगा। आप जिस भाषा के हैं उस भाषा की तरफ आप अपना ध्यान रखें। बात करेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। एक तरफ देखिए कुछ रचनाएं दी गई यानी बुक्स दी गई, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। आपको सुमेलित करके बताना है कि किस पुस्तक की रचना किसने की है। तो बताइए इसका सही प्रश्न का पहले प्रश्न का जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा। सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी है वो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य या फिर कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने लिखी है। दूसरी पुस्तक है चचनामा। चचनामा के जो लेखक हैं उनका नाम है अल अहमद। तीसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं उनका नाम है पाणिनि। और चौथे लेखक है वेद। वेद की जो पुस्तक है उसका नाम वेद जो पुस्तक उसके लेखक हैं वेद व्यास। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलित होगा 1 2 3 4 विकल्प ऑप्शन सी सही सुमेलित होगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। पहला कथन है कि हेरोडोटस यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा कथन दिया गया है कि वेनसांग चीनी यात्री था, इसने शियुकी नामक ग्रंथ लिखा। तीसरा कथन है कि अलबरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीक ए हिंद नामक विवरण लिखा। तो इस प्रकार ये तीनों ही जो विकल्प दिए गए हैं या तीनों ही जो कथन दिए गए हैं, तीनों ही कथन सही हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वेनसांग चीनी यात्री था, इसकी पुस्तक शियुकी थी। अलबरूनी अरबी इतिहासकार था और इसकी पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। इस प्रकार विकल्प नंबर डी सही होगा। इस सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। बताइए, मक्का और तंबाकू की फसल को भारत में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे, कुछ लोग थे जो भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ पर भारत में कई सारी फसलें लेकर आए। जैसे आलू, आलू की जो फसल थी वो भारत में नहीं हुआ करती थी, ये भी विदेशों से आई। एक फसल थी इसी में मिर्च, मिर्च भी विदेश से आई, ठीक है। एक मूंगफली थी, मूंगफली, मूंगफली ये भी विदेश से आई। और तंबाकू और मक्का भी विदेश से आई। इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो आपके पुर्तगालियों को जाता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। ये सभी पुर्तगालियों को जाता है, तो विकल्प सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अनेक जनों के बीच रहने वाले युद्धों में दफराग्य युद्ध का विजेता कौन था। तो दोस्त याद रखेंगे, दफराग्य युद्ध का विजेता पूछा गया है। पहले तो याद रखना दफराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये परफड़ी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर हुआ था। तो ये परफड़ी नदी के तट पर हुआ था। एक तरफ दफराग और दूसरी तरफ सुदास। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें विजेता पूछे गए हैं तो फुदास इसमें विजेता हुए थे। परफड़ी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से, याद रखेंगे मित्रों, रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अभिलेख और दूसरी तरफ राजा दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कलिंग राजा खारवेल की। तो कलिंग राजा खारवेल से जो संबंध रखता है वो आपका हाथी गुफा अभिलेख, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा शासक है गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री से जो संबंध रखता है वो आपका नासिक अभिलेख रखता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा आपका पुलकेशिन द्वितीय राजा।
और पुलकेशिन द्वितीय राजा से जो संबंध है उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। अगला आपका बंगाल शासक विजयसेन और इससे संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख। तो इस प्रकार ये सभी सही सुमेलित हैं। तो विकल्प की तरफ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1 2 3 4 चारों ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 और 3। इन तीनों को ही पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। पहला है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल की बिल्कुल सही डेफिनेशन है। दूसरा, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। तीसरा है आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो ये भी कथन आपका सही है। याद रखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो तीनों ही कथन सही हैं, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी देनी है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। पहला है कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये कथन दिया गया है, तो बिल्कुल सही कथन है कि जो आग का आविष्कार हुआ था वो किसमें हुआ था, पुरापाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार किसमें हुआ, नवपाषाण काल में। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई। तो ये भी कथन आपका सही है कि मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई थी वो आपकी नवपाषाण काल में आई। अगला कथन है तीसरा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो ये भी कथन आपका सही है। मानव ने जो पहली बार धातु प्रयोग की थी वो तांबा थी और उसके द्वारा बनाया गया पहला जो औजार था उसका नाम था कुल्हाड़ी। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप सभी मित्र इन सभी प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करें। आगामी जो भी परीक्षा हो आपकी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, वीई हो या लोअर पीसीएस हो, वहां पर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है। एक तो प्रश्न ये हो जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये किस भाषा में कहा गया है मृतकों का टीला। याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला सिंधी भाषा में कहा गया है। तो विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता से, 1 2 और कथन 3। पहला कथन है कि सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में पाई जाती है। तो ये तो क्या हुआ हमारा पहला कथन। तो ये कथन हमारा पहला कैसा है, सही कथन है। दूसरा, सिंधु घाटी की लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा, अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई और ना ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी जा सकी। तो ये भी कथन कैसा है, सही है। इस प्रकार तीनों ही कथन सत्य हैं। तो विकल्प ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है ये तीनों विकल्पों को। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है एक तरफ दिशा का नाम और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक शब्द दिया गया है, आपको सुमेलित करके टिक करना है। ठीक है, जैसे पूर्व की बात की जाए तो पूर्व को प्राची कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम को प्राचीति कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर को उदीची और दक्षिण को अवाची, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ये आपको दिशा याद रखनी है। उत्तर वैदिक शब्द कौन कौन से थे, कौन सी दिशा के लिए, पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्राचीति, उत्तर को उदीची और दक्षिण को अवाची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है। बताइए, परम धर्म कहा गया है, सही विकल्प आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। जी हाँ दोस्तों, अर्थ पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है। तो विकल्प सी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन पहचाने। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई है। तो ये कैसा विकल्प है, ये बिल्कुल सही है। जब भी पूछा जाए कि भक्ति की अवधारणा पहली बार कहाँ देखने को मिली, तो श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिली। दूसरा, अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित
महूर मज्जा के समान ऋग्वेद देवता का वर्ण था। तो इसका भी विकल्प सही है। तीसरा, यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये भी कथन आपका सही है। याद रखना, यजुर्वेद जो ग्रंथ है ये तीनों ही माफ कीजिए दोनों ही गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है, तो विकल्प ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे मित्रों, आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो याद रखना है कि पशु पूछा जाए तो घोड़ा, और जब भी देवता पूछा जाए तो इंद्र इनके सबसे प्रिय देवता थे। ये कथन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को विवेक नोट या सूदखोर कहा जाता था। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, आर्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा गया है। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो ये तीनों ही विकल्प आपके जो कथन दिए गए 1, 2, 3, 13 में प्रश्न के, ये तीनों ही विकल्प आपके सही हैं। तीनों ही आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी देखिए 3 कथन दिए गए वैदिक काल से। पहला है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो ये जो कथन दिया गया ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है पहला। ठीक है। दूसरा है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। तो उस समय ये नदी बहुत चर्चित थी, इसीलिए सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। कथन सही है। तीसरा है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए। तो ये भी बिल्कुल आपका सही कथन है। तो इस प्रकार तीनों कथन आपके सही हैं। विकल्प सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ देवताओं के नाम है और दूसरी तरफ संबंध उनका रखा गया है कि किस देवता का संबंध किससे था। जैसे बात करेंगे धो की, तो जो धो देवता थे वो किसके देवता थे? तो धो को माना जाता है आकाश का देवता। तो ये पहला इसका सही सुमेलित हुआ है। दूसरा सोम, सोम को माना जाता है वनस्पति का देवता। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा अश्विनी, अश्विनी को माना जाता है विपत्तियों को हरने का देवता। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। और पूषण, पूषण माना जाता है पशुओं का देवता। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी सही सुमेलित हैं। विकल्प पे आप जाएंगे तो विकल्प सी आपका सही देखने को मिलेगा। 1, 2, 3, 4 विकल्प नंबर सी। इस प्रकार ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपको सारे देवता याद रखने हैं, किस देवता का उल्लेख किसके लिए किया जाता था। आगे बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला कथन है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। याद रखेंगे कौन सी यज्ञ होती थी? राजसूय यज्ञ होती थी राजा के राज्याभिषेक के समय। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके आधार पर? व्यवसाय के जगह पर अब जन्म से उसकी जो जाति थी या वर्ण था उससे उसको डिनोट किया जाने लगा था। तीसरा है, उत्तर वैदिक काल में हल को, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हल को सिरा और हल्की रेखा को सीता कहा जाता था। ये किसमें? उत्तर वैदिक काल में। तो तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। चौथा कथन है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और, देखिए पर एक शब्द है निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। तो निष्क और शतमान जो दोनों थी ये मुद्रा की इकाइयां थी। इस प्रकार ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार ये भी कथन सही हो जाएगा, यानी विकल्प डी इसका सही विकल्प होगा कि सभी कथन सत्य है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ प्रवर्तक दिए गए हैं। जैसे पहले बात करेंगे सबसे पहले लोकायत। तो लोकायत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन है? चार्वाक हैं। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सांख्य दर्शन की बात की जाएगी तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तर मीमांसा की बात की जाए तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो बादरायण है। वैशेषिक के कणाद या उलूक, ये चारों ही बिल्कुल सही सुमेलित है। आपको दर्शन से संबंधित जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो न्याय दर्शन हो, कौन सा न्याय दर्शन हो, तो न्याय दर्शन के जब भी पूछे जाते हैं तो गौतम हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं? गौतम हो जाते हैं। ये कुछ और दर्शन की बात की जाए तो जैसे आपका एक यहाँ पर योग दर्शन हो जाएगा। योग दर्शन के जब भी आपसे पूछे जाए पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, पतंजल हो जाते हैं योग दर्शन के।
तो ये सभी दर्शन आपको याद रखने हैं। किस दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं, यानी सही कथन की पहचान करनी है। पहला है पर्दा प्रथा एवं वेश्या प्रथा सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, तो ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है स्त्री मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, तो ये भी कथन आपका सही है। चौथा है सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी कथन सही है। इस प्रकार चारों ही कथन सही हैं। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि चारों के चारों कथन आपके सही हैं। आगे बात करेंगे 19 में प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए और पूछा कि कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे। पहला कथन दिया गया है कि प्रारंभिक, यहाँ पर देखिए दिया गया प्राचीन आश्रम अवस्था के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन प्रारंभिक उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम देखने को मिले हैं प्राचीनतम उपनिषदों में। दूसरा आपका विकल्प दिया गया है परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस अवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों को लेकर जीवन यापन करना आवश्यक माना गया था। तो इसी प्रकार दोनों ही कथन सही हैं कि प्रारंभिक उपनिषद में तो 3 आश्रम थे और बाद में जाके एक संन्यास नाम का अगला आश्रम जुड़ा, इस प्रकार 4 आश्रम हो गए। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? बताइए, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो विकल्प नंबर ए टिक करेंगे। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, तो विकल्प नंबर ए इसका सत्य कथन होगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक तरफ प्राचीन नदी और दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं। आपको प्राचीन नदी और आधुनिक नाम याद रखने होंगे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको सभी प्रश्न विद डिटेल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में, लाइव क्विज के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में, पीडीएफ नोट्स के फॉर्मेट में, ये सभी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध मिलेंगी। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपकी यहाँ पर एक अच्छी तैयारी हो सके और आप अपना ग्रुप डिस्कस के माध्यम से भी जो भी डाउट है वो आप हमारे से पूछ सके। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है प्राचीन नदी और आधुनिक नदी का। प्राचीन नदी वितस्ता की बात की जाए तो उसे उस समय झेलम कहा जाता था, वर्तमान में अश्किनी नदी प्राचीन नाम है, इसे वर्तमान में चिनाब कहा जाता है। परफड़ी अभी हम ऊपर बता चुके हैं, रावी को कहा जाता है। कुम्र ये आपकी कुर्रम को कहा जाता है। ये सभी नवीनतम नाम है और ये आपके एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए, ये सभी सुमेलित हैं। इसी प्रकार विकल्प सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, बाकी कुछ और नदियां जैसे सदानीरा को गंडक कहा जाता था, विपाशा को व्यास कहा जाता था, सुवस्त्रु को श्वास कहा जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था, शतुद्री को सतलज कहा जाता था। इसी प्रकार ये जो बची कुछ नदियां ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करेंगे जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक एक करके सभी कथनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि जैन धर्म के बारे में क्या सत्य है। पहला है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। तो ये बिल्कुल सत्य कहानी है कि जैन धर्म में जो ईश्वर है उसकी मान्यता नहीं है। ठीक है, उसमें आत्मा की मान्यता है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की तरफ बढ़ेंगे कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, तो ये भी कथन आपका सत्य कथन हो जाएगा कि जो महावीर स्वामी हैं वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, तो विकल्प नंबर बी सेकंड वाला भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ेंगे जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शादवाद और अनेकातवाद हैं, तो ये भी विकल्प आपका सत्य है। आगे बात करेंगे जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, तो दोस्तों बिल्कुल सत्य कहानी है कि जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं उनको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, तो विकल्प फोर्थ भी सही है। इस प्रकार चारों कथन सही हैं, विकल्प नंबर डी पे आप टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों 4 कथन और दिए गए जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कथन है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था।
तो ये बिल्कुल सत्य कहानी है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर बने हुए हैं उनका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। दूसरा कथन है कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया कि मथुरा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, तो वो था जैन धर्म का मौर्योत्तर काल में। अगला है जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य कथन है कि तीर्थकर जितने भी हुए, टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, उनकी जीवनी हमें देखने को मिलती है कल्पसूत्र में, जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। अगला है जैन तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद माना गया है। तो ये भी विकल्प आपको याद रखना है, अर्थात चारों कथन जो दिए गए, ये चारों कथन आपके सत्य हैं। विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की शैर पर निकले तो उन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्यों को देखे। वो 4 दृश्य आपको क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। तो बताइए इनमें से वो 4 दृश्य कौन कौन से थे, किस प्रकार आप क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आता है एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, तो नंबर 1 पर आ जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 1 क्या देखते हैं? बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। किसको? एक बीमार व्यक्ति को, तो नंबर 2 पर नंबर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद वो एक लाश दाह संस्कार हेतु जाती है, उसको देखते हैं, तो नंबर 3 पर नंबर 3 आएगा। उसके बाद अंतिम में वो एक बिच्छू पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में होता है, जिसे हम साधु कहते हैं, उसे देखते हैं। तो इसी प्रकार नंबर 4 पर 4 आ जाएगा। इस प्रकार आप 1 2 3 4 को टिक करेंगे तो विकल्प नंबर आपका कौन सा बनेगा? विकल्प नंबर सी बनेगा, 1 2 3 4। तो ये चारों आपको क्रम से याद रखने हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति जिसे हम दाह संस्कार के लिए जाता हूँ, और लास्ट में देखते हैं एक साधु सन्यासी, और वो यही सोचकर अचंभित रह जाते हैं ये कितनी प्रसन्न मुद्रा में बैठा है, और इसीलिए वो इसी क्षण प्रणय करते हैं कि आने वाले समय में मैं एक बड़ा एक तरीके से विद्वान, या फिर हम कह सकते हैं कि एक साधु बनूंगा। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने अपने घर को त्यागा था। तो विकल्प क्या होगा? सी। आगे बात करेंगे, एक तरफ घटना दी गई है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए गए हैं। आपको सुमिलित करके बताना है कि किस घटना का संबंध किससे है। बात करेंगे जन्म की, तो जन्म का जो संबंध है वो कमल और सांड से माना गया है, तो विकल्प पहला सही सुमिलित है। गृह त्याग घोड़ा को माना गया है, तो ये भी सही है। पीपल ज्ञान के लिए माना गया है, और निर्माण पद चिन्ह के लिए माना गया है, तो ये सभी सही सुमिलित हैं। विकल्प सी सही है। 1 2 3 4 सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सत्य कथन। आगे बात करेंगे, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? चलिए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले दिया है दुख, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर संसार में दुखों के संबंध में 4 जो आर्य सत्य है वो है आपका, एक तो नंबर 1 दुख है, दूसरा है दुख समुदाय, तो ये भी बिल्कुल दुख समुदाय है, माफ कीजिए दुख समुदाय। ठीक है, तीसरा है दुख निरोध, तो ये भी आपका दुख निरोध है। चौथा है दुख प्रत्यछाया, तो चौथा कौन सा हो जाएगा? दुख प्रत्यछाया, और ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। दुख निरोध गामिनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुख निरोध गामिनी, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। तो विकल्प डी आपका गलत है, तीनों ऊपर वाले सही हैं। अगला है शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। तो आइए मित्रों शैव धर्म के बारे में समझेंगे। शैव धर्म उसे कहते हैं जो शिव की पूजा करते हैं। पहला कथन दिया गया यहाँ पर कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो दोस्त याद रखेंगे, लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो आपको मत्स्य पुराण में देखने को मिलेगा। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन देखने को मिलता है, तो ये भी कथन आपका सही है कि जो महाभारत में जो लिंग पूजा का वर्णन मिला है वो किसमें मिला है? अनुशासन पर्व में देखने को मिला है। तीसरा है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे, तो ये भी कथन आपका सही है। इस प्रकार 27 का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला प्रश्न है 28वां कि मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 3 कथन दिए गए मंदिर निर्माण के मामले में। पहला है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। तो आप याद रखेंगे एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। पहला कथन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजशेखर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा।
तीसरा है राज राजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार सभी विकल्प सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख संप्रदाय और दूसरी तरफ आचार्य दिए गए हैं। संप्रदाय की बात करें तो पहला दिया गया आपका वैष्णव संप्रदाय, इसके आचार्य का नाम है रामानुजा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ब्रह्मा संप्रदाय, इसके आचार्य का नाम है आनंद तीर्थ, ये भी सही है। रुद्र संप्रदाय तीसरा वल्लभाचार्य, ये भी सही है। सनक संप्रदाय निम्बार्क, ये भी सही है। तो ये चारों संप्रदाय आपके सही सुमेलित हैं। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर इनको नोट्स के रूप में भी आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आगामी जब भी एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं हो। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को कंठस्थ करते चलें। एंशिएंट हिस्ट्री के जो 4 से 5 प्रश्न आपके पीसीएस, आरओ या वीओ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको इस टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज है एंशिएंट हिस्ट्री की, इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री की नहीं हो सकती। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि महाकाव्य काल में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा दिया गया कि महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में कितने गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिला है, 5 राज्यों का उल्लेख हमें स्पष्ट देखने को मिला है। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन से, उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन 5 राज्यों के नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक थे अंधक, ठीक है, कौन थे, एक थे अंधक, ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरे थे आपके ब्रफड़ी, कौन थे, ब्रफड़ी। ठीक है, तीसरे थे यादव, कौन थे, यादव। चौथे थे कुक्कुर, कुक्कुर। ठीक है, और 5 में थे आपके भोज, 5 में कौन थे, भोज। तो इन 5 गणतंत्रक राज्यों का उल्लेख देखने को मिला है महाभारत में। अगला है तीसरा कि इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे, ये भी कथन आपका सही है। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गढ़ को स्वायत्त शासक प्राप्त था, तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। इस प्रकार सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहें तो इन 5 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं कि अंधक, वृष, यादव, कुक्कुर, भोज। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। एक संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले तो याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिला है, तो ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब ये 2 प्रकार के थे, पहले आपके यहाँ पर दिए गए राजतंत्र और दूसरे दिए गए गणतंत्र। राजतंत्र पर चलेंगे, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र में ऐसे राजा का शासन राजा द्वारा न होकर एक गण अथवा संघ द्वारा होता था। उपयुक्त में से असत्य कथन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कैसे, असत्य कथन पूछे गए हैं, याद रखेंगे दोनों ही असत्य कथन है, दोनों ही असत्य कथन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, उदयन के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो करेंगे विचार और पाएंगे कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, आपके सामने ऑप्शन भी इधर दिए गए हैं, तो ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। पहले कथन को देखते हैं। 3 कथन है। पहला कथन है बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख हुआ है, इन तीनों को पितृहंता कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथ में उदयन के कितने पुत्रों का उल्लेख हुआ है, तो दोस्तों याद रखेंगे 3 पुत्रों का उल्लेख हुआ है, और तीनों को क्या कहा गया है, याद रखेंगे पितृहंता कहा गया है। वो 3 पुत्र कौन कौन थे, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले का नाम था अनिरुद्ध, क्या नाम था, पहले का नाम था अनिरुद्ध। ठीक है दोस्तों, पहले का नाम था अनिरुद्ध, ये पहला व्यक्ति हुआ। दूसरे पुत्र की बात की जाए तो दूसरे का नाम था मुंडक, दूसरे का नाम था मुंडक। और तीसरे पुत्र की बात की जाए तो तीसरे पुत्र का नाम था नागदशक, नागदशक। तो ये उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है, और इन तीनों को ही पितृहंता कहा जाता है, जिन्होंने बारी बारी से शासन किया था। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो पहला कथन कैसा हुआ, सत्य हुआ। दूसरा कथन है अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में उसे दर्शक कहा जाता है, कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे, ये भी कथन आपका सत्य है। आगे बात करेंगे, जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य आत्मा को राजा बनाया, और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई उसे शेषुनाग वंश के नाम से जाना गया, तो ये भी कथन आपका सही है। इस प्रकार 1 2 3 तीनों ही कथन सही हैं। अब चलेंगे विकल्प की तरफ, तो पाएंगे कि विकल्प नंबर डी आपका सत्य कथन हो जाएगा।
तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं जो भी हमने ऊपर नोट किए थे। आगे है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये प्रश्न कुछ ज्यादा सरल पूछ लिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखेंगे ऋषभदेव थे। तो विकल्प नंबर ए होगा। टोटल तीर्थकरों की बात की जाए तो 24 हुए। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर मगध साम्राज्य के बारे में दिया गया है कथन। पहला कह रहा है कि मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया था। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य कथन है। दूसरा है, व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे और उन्हें पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है, मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक विस्तारित थी। ये भी कथन आपका सही है। इस प्रकार विकल्प डी आपका सही कथन हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सिकंदर के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन आपके सामने दिया गया है। पहला कथन है कि सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें विभाजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की। ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। दूसरा है, उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया था। ये बिल्कुल सही है कि जो सिकंदर था उसने संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। अगला है, उसने सिंधु नदी के निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया, उस नक्षत्र पिथौन को बनाया गया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार ये भी कथन आपका सही होगा। तो विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प होगा कि सभी के सभी कथन आपके सत्य हैं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने है कि किस मुगल शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? कितना अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने देवी लक्ष्मी की आकृति को बनवाया था? तो उस राजा का नाम आपको बताना है। उस राजा का नाम था मोहम्मद गोरी। विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति गुदवाई थी। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों याद रखेंगे, शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो विकल्प नंबर ए। ठीक है, ये वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। तो विकल्प नंबर ए होगा। आगे, लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर स्थित है? बताइए, लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, लोथल नामक एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये दोस्तों भोगवा नदी के तट पर है लोथल। ठीक है, किस नदी के? भोगवा नदी के तट पर है। इस स्थल की जो खोज की गई थी वो 1954 में की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, रंगनाथ राव के द्वारा। तो विकल्प ए। आगे बात करेंगे, 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको सही कथन बताना है कि कौन कौन से सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। पहला है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा, इस दौरान वैदिक धर्म प्रमुख जटिल हो चुका था। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों पाएंगे इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। पहला भी कथन सही दिया गया है और दूसरा भी कथन सही दिया गया है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ विचित्र है? बताइए, निम्नलिखित कथनों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरै, मालम्बपुरम, ऐहोल या कांचीपुरम? तो आप इसका सही विकल्प बताएंगे। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, मामल्लपुरम। ठीक है, मामल्लपुरम कहाँ पड़ता है? तो ये दोस्तों मद्रास में पड़ता है। मामल्लपुरम कहाँ पर है? ये वर्तमान मद्रास में देखने को मिलेगा। ठीक है, मद्रास, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? बताइए। अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, द्वितीय राजतरंगिणी के लेखक थे जॉन राज। तो विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जॉन राज। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तरफ शिलालेख का नाम और दूसरी तरफ स्थल दिए गए कि कौन सा शिलालेख का संबंध किस स्थान से था। जैसे बात करेंगे आप दिया गिरनार का जो शिलालेख, तो गिरनार
जो शिलालेख है आपको गुजरात से देखने को मिला है, ये बिल्कुल सही है। धौली शिलालेख ये आपके पुरी उड़ीसा से देखने को मिला है, ये सही है। आपका दिया आगे एरेगोडी शिलालेख, तो एरेगोडी शिलालेख आंध्र प्रदेश का संबंध है, और कालसी शिलालेख उत्तराखंड से। तो 1 2 3 4 विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा कि सभी शिलालेख सही सुमेलित हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये बात किस ग्रंथ में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर ए। किसमें लिखी गई है? अथर्ववेद में। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोमली फिलाडेम्पस का दूत कौन था? बताइए, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोमली फिलाडेल्फस का जो राजदूत था वो कौन था? याद रखेंगे, वो राजदूत था डायोनियस। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बात करेंगे, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही क्रम क्या है? बताइए, अवरोही क्रम में आपको लगाना है मौर्य अधिकारियों को जनपद स्तर पर। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले आता था प्रादेशिक, प्रादेशिक के बाद आता था राजक, और राजक के बाद आता था युक्त। तो विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है कि जनपद स्तर पर मौर्य काल के अधिकारी किस प्रकार थे, तो मौर्य काल के अधिकारी हमने बता दिए प्रादेशिक, राजक और युक्त। आगे बात करेंगे, कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर कालीबंगा की बात हो रही है, आइए समझते हैं कालीबंगा के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो याद रखें, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की, तो ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? याद रखेंगे, घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के? तो ये घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ से एक युगल समाधान की प्राप्ति हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। याद रखेंगे, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ प्राचीनतम शब्द और दूसरी तरफ संबंध दिया गया है, जैसे सभा एवं समितियां। तो सभा एवं समितियां को एक राजनीतिक संस्था बताया गया है। दूसरा, नीव, नीवी आर्यों का एक वस्त्र हुआ करता था, आर्यों का एक वस्त्र हुआ करता था। एक निष्क, एक आभूषण का नाम था, निष्क एक आभूषण था, और करकरी एक वाद्य यंत्र था। तो इस प्रकार सभी सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 विकल्प नंबर सी इसका सही सुमेलित होगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित तथ्यों में से कौन से असत्य हैं? अब आपको यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं उनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है। चलिए करते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिया गया कि अवंती, यानी पहला जो दिया गया वो अवंती दिया गया है। अवंती के बारे में कह रहा है कि पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। अवंती मालव मध्य प्रदेश के भागों से मिलकर एक जनपद बना था। ये कथन कैसा है? सत्य कथन है। दूसरा है वैशाली। अब बात करेंगे वैशाली के बारे में। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। ठीक है, इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित था। याद रखेंगे, इसकी जो पहचान की गई है वैशाली की, वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तो नहीं की गई, यह की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर की तरफ, बिहार के मुजफ्फरपुर की तरफ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कुशीनगर दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। बिहार मुजफ्फरनगर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है शूरसेन। देखिए, हमसे असत्य पूछा तो विकल्प बी हो जाएगा, ये गलत है। बाकी सभी आपके सत्य होंगे, फिर तो आपके सभी सत्य होंगे। ठीक है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ये तीनों ही विकल्प आपके सत्य हैं। ए सी डी बी आपका गलत है, क्योंकि यही असत्य हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे, गुप्त काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर पहला है कि गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान एवं कला की प्रगति के कारण क्लासिक युग कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, गुप्त काल को क्यों क्लासिक युग कहा जाता है? क्योंकि इस काल में आपको पता है साहित्य, विज्ञान और कला की प्रगति हुई थी। अगला, गुप्त काल में ही आर्यभट्ट तथा बराहमिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य जन्मे। तो इसका विकल्प ये भी बिल्कुल सही है। अतः विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि दोनों कथन आपके सत्य हैं। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला प्रश्न है 50वां कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? बताइए, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और आप पाएंगे कि चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो थी स्वायत्तशाही ग्राम प्रशासन। तो विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा।
आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों इस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हैं, तो मैं आपको बता दूं इस टेस्ट में कुल टोटल 150 प्रश्न हैं। किसमें? प्राचीन भारतीय इतिहास में। इस प्राचीन भारतीय इतिहास के 150 प्रश्नों को हम 3 लेक्चरों में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। प्रत्येक वीडियो में हम 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिससे कि लगभग एक वीडियो 35 से 30 मिनट का बने और 35 मिनट के वीडियो में आप आराम से लगभग इन सारी चीजों को कवर कर सकें। चाहे तो इसमें से कुछ चीजों को नोट भी कर सकते हैं जो आपको नए प्रश्न देखने को लगे हों, जो आपसे बार बार गलत होते हैं, आप उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख कर तैयारी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। आप जाइए टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और अगला पार्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी जो एंशिएंट हिस्ट्री के 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3, वो आप अवश्य देखें, क्योंकि बचे हुए प्रश्न आपको उन वीडियो में कवर कराए जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद।